एक मिनट, मोबाइल को वाइब्रेट मोड पे कर देना और फोन वगैरह आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आज टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन हाई रिस्क ड्रग इमरजेंसी ड्रग शेड्यूल H1 ड्रग। टॉप 20 का लॉन्ग क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाया जा सकता है। शॉर्ट नोट ऑन हाई रिस्क ड्रग। हाई रिस्क ड्रग क्या होते हैं, इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं, शेड्यूल H1 ड्रग क्या होते हैं। हाई रिस्क दवाओं, इमरजेंसी दवाओं, शेड्यूल H1 दवाओं पर संक्षिप्त नोट लिखें। थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छे से लिख देंगे, बस यहाँ पे हमें सरसरी निगाह से देखना है, चीजों को, हेडिंग को देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैटिंग को थोड़ा कम करिए। ऐप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, फिर अचानक से फिर वॉइस कट जाती है, फिर क्रैश कर जाता है। तो थोड़ा सा ये करिए कि चैटिंग को कम करेंगे तो थोड़ा स्मूथली चलेगा क्लास, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ जरूरी बातें हो वही आप खाली पूछिए, और बाकी चीजों को थोड़ा सा अभी अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पता है ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं। चलिए हाई रिस्क ड्रग की बात करते हैं, आइए अच्छे तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाई रिस्क ड्रग, जिसको हाई रिस्क दवाई कहते हैं, क्या है ये, आइए चलिए अच्छे से करते हैं। These are drugs that can cause significant harm to patient when administered in incorrect dose। देखिए हाई रिस्क ड्रग क्या है समझिएगा। पहले आपकी हेडिंग रहेगी, क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट नोट ऑन हाई रिस्क ड्रग, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सप्लेन हाई रिस्क ड्रग, डिस्कस हाई रिस्क ड्रग विथ एग्जांपल। ठीक है, डिस्कस हाई रिस्क ड्रग, इमरजेंसी ड्रग्स या शेड्यूल H1 ड्रग विथ एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाई रिस्क ड्रग की बात करें तो दी ड्रग दैट कैन काज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इन इनकरेक्ट डोज। ये ऐसी दवाएं हैं जो गलत डोज देने पर मरीजों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये ऐसी दवाएं हैं दैट कैन काज सिग्निफिकेंट हार्म, एक हानिकारक, मतलब एक हानिकारक इफेक्ट दे सकती हैं किसको, पेशेंट को, जब इन्हें कोई गलत डोज दिया जाता है तो। ठीक है, ये ऐसी दवाएं हैं जो गलत डोज में देने पर मरीजों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। These medicine have a high risk, इस मेडिसिन के हाई रिस्क व्हेन एडमिनिस्ट्रेड थ्रू रॉन्ग रूट। दीज मेडिसिन हैव हाई रिस्क। अब हाई रिस्क का मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि मेडिसिन को, यहाँ पे सिचुएशंस क्या है, जैसे आपको है नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल बीमारी है, अब ऐसे में जो पेशेंट को दिया गया हाई डोज दे दिया गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी दवाई दे दी गई जिसके मतलब डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन करना था। उसमें आप देखे होंगे एक रेड कलर का प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट में मेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन में लेना है, इसका प्रॉपर डोज होता है, ड्यूरेशन होता है, उस हिसाब से लेना है। अगर उसके खिलाफ अगर गए, मतलब उस रूट से नहीं लिया गया, तो हमारे बॉडी में एक अनवांटेड इफेक्ट दिखेगा, हो सकता है एडीआर दिखे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट, वही होते हैं हाई रिस्क ड्रग। ओके, तो ऐसी दवाएं जो गलत डोज में देने पर मरीजों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं, गलत तरीके से देने पर इन दवाओं में बहुत ज्यादा खतरा होता है। स्टोरेज, बिलिंग और जारी करते समय इन्हें लाल रंग के मार्क में किया जाता है। दीज आर मार्क्ड जेड ड्यूरिंग स्टोरेज, बिलिंग एंड इश्यूइंग। ठीक है सर, चैप्टर कौन सा है नेहा जी? चैप्टर ये चैप्टर नंबर शायद 5 या 4 है, देख लीजिएगा, आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, वहां पे दिख जाएगा। ओके, तो दीज आर ड्रग दैट कैन काज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इन इनकरेक्ट डोज। ये ऐसी दवाई हैं जो गलत तरीके से गलत डोज देने पर जो पेशेंट होते हैं उनको काफी ज्यादा एडवर्स ड्रग इफेक्ट या फिर कह सकते हैं साइड इफेक्ट पहुंचा सकती है। ठीक है, ये मेडिसिन हाई रिस्क होते हैं जब इन्हें गलत तरीके से लिया जाता है। हाई रिस्क का मतलब हाई इफेक्ट शो करते हैं, अनवांटेड इफेक्ट शो करते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट शो करते हैं जब इन्हें गलत तरीके से लिया जाता है। ठीक है, दीज आर मार्क्ड रेड ड्यूरिंग स्टोरेज, इसको स्टोरेज के दौरान रेड मार्क किया जाता है, बिलिंग के दौरान या फिर इश्यू के दौरान इन्हें रेड मार्क किया जाता है अच्छे तरीके से, जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ISMP इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस लिस्ट, सम ऑफ हाई रिस्क ड्रग आर इपिनेफ्रीन, प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, लीडोकेन, कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकल प्रैक्टिस लिस्ट,
इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकल प्रैक्टिस लिस्ट के अनुसार कुछ हाई रिस्क ड्रग के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे कहाँ? तो यहाँ पे आप एक काम करिए, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ लिखा है सम रिस्क ड्रग आर, ठीक है, हाई रिस्क ड्रग्स आर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऐसे अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना एग्जाम्पल, जहां लिखा नहीं था हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हेडिंग तो रहेगा ही, बिना हेडिंग के मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप बताएं हाई रिस्क ड्रग, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा सम ऑफ हाई रिस्क ड्रग, इसके बाद आप लिखिएगा आर के बाद डैश लगा के नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम बताए हैं, यहाँ आपका रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में एपिनेफ्रिन, प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, लिडोकेन, कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ थोड़ा डायरेक्ट सभी में लिख दिया है, पता नहीं चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको इस तरह से लिखना है, थोड़ा अच्छा रहेंगे। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा। क्लियर हो पाया? फिर से देखते हैं जल्दी से, एक बार फिर सतरी निगाह से देख लेते हैं। हाई रिस्क ड्रग क्या होता है? ये ऐसी दवाई है जो अलग डोज देने पर पेशेंट को काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती हैं, साइड इफेक्ट हो सकती हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ये मेडिसिन हाई रिस्क हो सकते हैं जब इन्हें गलत तरीके से, गलत रूट से लिया जाता है या गलत पेशेंट को दिया जाता है, ओके। इन्हें स्टोरेज, बिलिंग या फिर इश्यू करते हुए रेड मार्क किए जाते हैं। क्लियर? अभी इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस लिस्ट के अनुसार ये जो हाई रिस्क ड्रग है वो क्या क्या है? एग्जाम्पल, आर के बाद डेडेडेस एग्जाम्पल, एपिनेफ्रिन, उसके बाद प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, लिडोकेन, कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट, इस तरह से। इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस लिस्ट के अनुसार कुछ हाई ड्रग दवाएं हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा एपिनेफ्रिन, प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड, जो भी आप जानते हैं उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमरजेंसी ड्रग की बात करते हैं। हाई रिस्क ड्रग आप बता दिए, इमरजेंसी ड्रग की बात करते हैं। बुक कब तक डिस्पैच होगा? शुक्ला जी आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, टेक्निकल टीम से। देखिए सारा चीज वही ध्यान रखनी है, हमें तो पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास लेना होता है, बाकी आप एक बार टेक्निकल टीम से पूछिएगा, या तो हम ही पूछे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, आप कॉल करिएगा, वो सब कुछ आइडिया दे देंगे कि बुक कब से डिस्पैच होगा, कब डिस्पैच होगा, कहाँ रुका हुआ है, ये रीजन, ठीक है। चलिए इमरजेंसी ड्रग की बात करें। इमरजेंसी ड्रग क्या होता है? तो दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग, ये पॉइंट याद रखिएगा, लाइफ सेविंग ड्रग। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, गले में कुछ फंस गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इमरजेंसी ड्रग क्या होता है आइए देखते हैं। ब्लैक स्किन नहीं हुआ था एक्चुअली में, हम ऑफ किए थे, कुछ गले में फंस गया था इसलिए। दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग कीप्ड इन इमरजेंसी बॉक्स टू मीट एनी एक्सीडेंट। ये जीवन बचाने वाली दवाई है जो किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी बॉक्स में रखी जाती है, ठीक है। अब इसे आप क्या लिखेंगे? अगर आपको अपने मन से लिखना है, दो कैटेगरी पता चला। पहला हाई रिस्क ड्रग। हाई रिस्क ड्रग से यही समझ में आया आपको कि अगर कोई दवा, ठीक है, गलत डोज देने पर, ठीक है, रॉन्ग रूट या गलत पेशेंट को दिया जाए तो उसके बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ज्यादा मात्रा में शो करेगा, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा शो कर देगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हाई ड्रग, ओके। अगर इसको हाई रिस्क ड्रग, अब इसको हम जब स्टोरेज करते हैं या ब्लिंक करते हैं या इश्यू करते हैं तो इस पर रेड मार्क इंडिकेट होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ISMP इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकल प्रैक्टिस लिस्ट के अनुसार कुछ हाई रिस्क ड्रग के एग्जाम्पल हैं, एपिनेफ्रिन, प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड, ETC, ऐसा आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं? ये लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं, कीप्ड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में जारी रखने के लिए। इमरजेंसी बॉक्स टू मीट एनी एक्सीडेंट, जब कोई दुर्घटना हो जाता है तो यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। दीज मेडिसिन आर यूज्ड इन केस ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, बर्न, पॉइजनिंग, ओके। ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, कोई जल गया, कोई जहर खा लिया हो, किसी को कैंसर हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी ड्रग बहुत काम आते हैं। दीज मेडिसिन आर जनरली यूज्ड इन ICU। इस मेडिसिन का प्रयोग ICU में किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जीवन बचाने वाली दवाएं हैं जो किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी बॉक्स में रखी जाती है। इन दवाओं का इस्तेमाल ट्रॉमा, जलने, जहर खाने आदि मामलों में किया जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर ICU में किया जाता है,
क्लियर है? चलिए चलिए, क्लियर हो पाया यहाँ तक का सारे पॉइंट्स? इपिनेफ्रिन कैसे हाई रिस्क ड्रग हो सकती है सर? यहाँ पे गौर जी करें, इपिनेफ्रिन कैसे हो सकती है? इपिनेफ्रिन किस कैटेगरी में आती है? ये आपके सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं, ठीक है, आपके सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं जो कि आपको पता है कि बीपी को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं, सॉरी, बीपी को हाई करने के लिए, कम नहीं, बीपी को हाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करने के लिए यूज किए जाते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में। इसको इमरजेंसी ड्रग कहा जाता है, इसको इमरजेंसी कैटेगरी में रखते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी ड्रग कैसे लिखना है, क्या पॉइंट है। इसे हम लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं। कीप्ट इन इमरजेंसी बॉक्स टू मीट एनी एक्सीडेंट, इमरजेंसी बॉक्स में रखते हैं और इसे एक्सीडेंट के दौरान, दुर्घटना के दौरान हम इसका यूज करते हैं। कहाँ पे? आईसीयू में यूज करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, ठीक है। अब दुर्घटना किसी भी तरह का हो सकता है, अलग अलग जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, जैसे कि स्नेक बाइट, एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग हो गया, बर्न हो गया। तो ये सब जो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी ड्रग की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक सोनू जी कह रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन कंटेंट बहुत कम बन रहा है सर जी। नहीं सोनू जी, जितना है सफिशियंट है, इतना है, इतना सफिशियंट है, इतना ही अगर आपको याद हो जा रहा है तो सफिशियंट नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉन अवेबिलिटी ऑफ दीज मेडिसिन कॉज मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। अगर ये दवा प्रेजेंट ना रहे, इमरजेंसी ड्रग नहीं रहेगा, तो मृत्यु दर और मोर्बिडिटी का मतलब नंबर ऑफ डिजीजों की संख्या बढ़ जाएगा। मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, और मोर्बिडिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डिजीज, जो डिजीज की संख्या, रोगों की संख्या वो बढ़ती हुई चली जाएगी। इन दवाओं की अनुरूपता से मृत्यु और बीमारी लिखा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ डिजीज, या इसको बीमारी कह सकते हैं। तो डिजीजों की संख्या, रोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे लिखा है नलोक्सोन। नलोक्सोन आपको पढ़ाए हुए थे बहुत अच्छे तरीके से, जो ओपोइड का क्या है, पॉइजनिंग ऑफ ओपोइड। नलोक्सोन जो होता है पॉइजनिंग ऑफ एफाइड्स, ठीक है। तो ओपाइड जहर के मामले में नलोक्सोन दिया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीडोट है। क्या है? एंटीडोट। ओके, चलिए अदर एग्जांपल की बात करें इमरजेंसी ड्रग की, तो एविल आता है, डेक्सामेथासोन आता है, एंटी एलर्जिक ड्रग, इंजेक्शन आता है, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन आता है, एट्रोपिन आता है, पैरासीटामोल इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, इस सबको इमरजेंसी ड्रग में रखा गया है। क्लियर? चलिए, तो आप चीजों को समझ पाए हैं। यहाँ पे इमरजेंसी ड्रग क्या होता है, जो लाइफ सेविंग ड्रग होता है। एक्सीडेंट के अलग अलग तरीके से जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, उस समय इमरजेंसी बॉक्स में रखे हुए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग एक्सीडेंट, जैसे आपको बताया हम, इंसेक्ट बाइट या फिर बर्न हो गया, पॉइजनिंग, कोई जहर खा लिया, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। और ये जनरली मेडिसिन पाए जाते हैं कहाँ पे? आईसीयू में। आईसीयू में इसको मैक्सिमम रखा जाता है। ओके, चलिए, इसके अगर उपलब्ध नहीं होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो मृत्यु दर और रोगों की संख्या, जिसको मोर्बिडिटी कहते हैं, रोगों की संख्या या बीमारी, एक्चुअली में इसको रोगों की संख्या कहते हैं। मोर्बिडिटी मतलब बीमारी या रोगों की संख्या, नंबर ऑफ डिजीज क्या होंगे? बढ़ने लगेंगे। जैसे ओपोइड, नलोक्सोन इज द पॉइजनिंग ऑफ एपोइड। एपोइड जहर के मामले में देखा जाए तो नलोक्सोन दिया जाता है, जो कि एक एंटीडोट होता है। अदर एग्जांपल इमरजेंसी ड्रग की बात करें तो एविल, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन, पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक का क्लियर हो पाया है? पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। जी हाँ, इमरजेंसी दवाओं के अन्य उदाहरण हैं एविल, डेक्सामेथासोन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए हिंदी में क्या हुआ है कि सब हिंदी में लिखा हुआ है, एट्रोपिन, पैरासीटामोल। कभी भी गलती मत करिएगा इसको इस तरह से हिंदी में लिखने की। जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंटी स्नेक बाइट, एट्रोपिन। ये तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके हम, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे टाइपिंग करने का, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ट्रांसलेट वाला आपको पता चल जाएगा गूगल ट्रांसलेट से करने पर किस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे एबिल होगा, या डेक्सामेथासोन हो गया, या एट्रोपिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो डेफिनेटली नंबर कटेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे आप इसमें कर रहे हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट हो, कोलॉजी, थेरापेटिक्स, किसी में। तो ड्रग का नाम हो या एग्जाम्पल हो, जो इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में ही करिएगा। जहां सिचुएशन बने वहां हिंदी में। आप हिंदी में जैसे करना है तो इमरजेंसी ड्रग क्या होता है इसको बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस चीज को हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे दवा का नाम, ठीक है। चलिए,
अब शेड्यूल H1 के ड्रग, दो चीज देखिए, हाई रिस्क ड्रग क्या होता है आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको हमें लगता है लॉ एंड एथिक्स में भी पढ़े होंगे, इसको लॉ एंड एथिक्स में भी पढ़े होंगे, हमें जहां तक आइडिया है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको लिख ले जाएंगे। इमरजेंसी ड्रग आपको पता है, बस ऐसी दवाइयां जो इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज की जाती है, अक्सर ये यूज होती है आईसीयू में, ठीक है। बस उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, उसको आप अच्छे से देख के लिख दीजिएगा। शेड्यूल H1 के ड्रग भी आप, चलिए आइए देखते हैं शेड्यूल H1 के ड्रग। और ये भी हमें पता है कि ये भी आप लॉ एंड एथिक्स में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 3 में शायद। हम शेड्यूल H1 के ड्रग क्या होते हैं देखते हैं। तो दीज आर मेडिसिन दैट कैन नॉट डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस मेडिसिन को हम नहीं डिस्पेंस कर सकते। आरएमपी क्या मतलब? आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। आरएमपी के बिना, आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, शेड्यूल H1 ड्रग को। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जा सकता। राज्य कह रहे सर आज डेट 7 है और हम लोग आज 5 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, आगे कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आगे चैप्टर बहुत छोटे हैं, ठीक है। इसके बाद खाली आपका एक ही चैप्टर बहुत बड़ा था, चैप्टर नंबर 8, उससे कोई क्वेश्चन होगा तो देखा जाएगा। आपके बाकी चैप्टर बहुत छोटे हैं, जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपको बस ध्यान देना, इसमें शेड्यूल H1 के ड्रग है। तो ऐसे ड्रग होते हैं जो आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे डिस्पेंस नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए। दीज मेडिसिन शुड सेल ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्टेन ड्रग इन मेंटेन फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ये वैलिड, ये दवाएं वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पर बेची जानी चाहिए। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि सही डॉक्टर के द्वारा, जो आरएमपी डॉक्टर हैं उनके द्वारा ही लिखा होना चाहिए। और कुछ दवाओं का रिकॉर्ड 3 साल तक रखा जाता है, ठीक है। सर्टेन ड्रग आर मेंटेन फॉर 3 इयर्स, मतलब फार्मासिस्ट इस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, 3 साल तक रखते हैं। आर ड्रग अदर देन ओटीसी मेडिसिन आर लिस्टेड इन शेड्यूल ड्रग। ओटीसी दवाओं को छोड़कर सभी बाकी सभी दवाएं शेड्यूल H1 में लिस्टेड हैं, ठीक है। नहीं, सभी दवाएं तो लिस्टेड नहीं है, इस पॉइंट को हम यहाँ कट करते हैं। आर ड्रग अदर देन ओटीसी मेडिसिन आर लिस्टेड इन शेड्यूल H1, नहीं, इस पॉइंट को गलत हो गया, यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ठीक है। ओटीसी दवाओं को छोड़कर बाकी सभी दवाएं शेड्यूल H1 में लिस्टेड है, नहीं, इस तरह से नहीं कह सकते, ये पॉइंट गलत है। सभी दवाएं शेड्यूल H1 में नहीं है, कुछ और भी अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे इतना ही बताइएगा कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं 3 साल के लिए करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नहीं लिखना है, नीचे वाला ध्यान रखिएगा, ओटीसी दवा वाला। यहाँ पे पॉइंट पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ है कि आर ड्रग अदर देन ओटीसी मेडिसिन आर लिस्टेड इन शेड्यूल H1, ओटीसी दवा को छोड़कर बाकी सभी दवाएं शेड्यूल H1 में लिस्टेड है, नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, तो शेड्यूल H1 क्या होते हैं? शेड्यूल H1 ऐसी दवाएं होती हैं जो आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही डिस्पेंस होता है, ठीक है, इनके बिना डिस्पेंस नहीं हो सकता। ओके, ये मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से वैलिड प्रिस्क्रिप्शन में ही बेचा जाता है और इसी का रिकॉर्ड 3 साल तक मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, सब एग्जाम्पल जब लिखिएगा तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या करना है? हाईलाइट, हाईलाइट करके लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग आर सिस्टेग्मी, आइसोनियाजिड, पैरासीटामॉल, मेफेनेमिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोसिट्राजिन, ठीक है, ब्लास्टीन हो गया, पायराजोलामाइड हो गया, सेफ्ट्रैक्सोन हो गया। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ओके। तो ये सारे ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप शेड्यूल H1 कैटेगरी में रखते हैं, ओके। सर ड्रग का नेम और एग्जाम्पल को छोड़कर सब हिंदी में लिख सकते हैं? हाँ, मिक्स लिख सकते हैं, आप लिखिएगा, मिक्स लिख सकते हैं। जैसे अभी आया था ना कि जो इमरजेंसी ड्रग होते हैं उसको हम आईसीयू में कर, मतलब आईसीयू में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आईसीयू में आप क्या लिखेंगे? इंटेंसिव केयर यूनिट। अब उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो उसको भी, आईसीयू को भी आपको आईसीयू ऐसे नहीं लिखना है, आईसीयू ऐसे नहीं लिखना है, आईसीयू, आईसीयू पूरा लिखना है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आप मिक्स लिखिए, इसको बोलते हैं मिक्सअप। अगर उसको भी हिंदी में लिखने लगेंगे आईसीयू को भी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि हाँ ये इंग्लिश में ही होना चाहिए। हॉस्पिटल से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी चीजें इंग्लिश में ही होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिस्टेक्टमी हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, पैरासीटामॉल, मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामॉल। ये स्लाइड कौन बनाया है? इसमें तो कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम देखें कौन सा स्लाइड उठाए हैं।
चलिए कोई नहीं, इसको सुधार करते हैं। स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा है, इसको आप पैरासीटामॉल को कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पैरासीटामॉल नहीं आएंगे। शेड्यूल H1 ड्रग में सिफेक्टिन, आइसोनियाजिड, मेफेनेमिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लीवोसिट्राजिन, बाकी जितने भी ड्रग आपको हैं एंटीबायोटिक टाइप के, वो सारे किसमें आएंगे? शेड्यूल H1 में आएंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 में बस आपसे यही तीनों पूछना चाह रहा था कि हाई रिस्क ड्रग क्या है, उसके एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा, हम लिख दे रहे हैं विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, हाई रिस्क ड्रग क्या होते हैं, इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं, शेड्यूल H1 ड्रग क्या होते हैं, तीनों को कैटेगरी वाइज लिख दीजिएगा। हाई रिस्क ड्रग क्या होते हैं इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, कि ऐसी दवाई है जो गलत डोज देने पर मरीज को काफी ज्यादा उसके बॉडी में साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, ये मेडिसिन हैव हाई रिस्क व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू रॉन्ग रूट, इसको अगर गलत रूट से दिया जाता है तो ये हाई रिस्क क्रिएट करती हैं। ठीक है, इसको बिलिंग के स्टोरेज के दौरान इसे रेड मार्क किया जाता है, जिससे पता चले कि हाई रिस्क कैटेगरी का ड्रग है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस लिस्ट के अनुसार हाई रिस्क जो ड्रग होते हैं एपिनेफ्रिन, प्रोपेनोलाल, पोटेशियम क्लोराइड, लिडोकेन, ये सारे होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग क्या होता है कि दुर्घटना के दौरान अलग अलग तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं उस समय जो इमरजेंसी बॉक्स में दवा लगते हैं वो होते हैं इमरजेंसी ड्रग। ठीक है, ये जनरली प्रयोग किए जाते हैं आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये उपलब्ध नहीं होंगे तो मृत्यु दर और रोगों की संख्या मतलब बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ओपियोइड जहर के मामले में नॉलोक्सोन जो कि उसका एंटीडोट है उसको बता सकते हैं। अदर एग्जांपल में एविल, डेक्सामेथासोन, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, एट्रोपिन। ठीक है, पैरासीटामॉल, इसको आप यहाँ बता सकते हैं इमरजेंसी ड्रग में। ओके, शेड्यूल H1 ड्रग ऐसे होते हैं जो आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे दे नहीं सकते, यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे डिस्पेंस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीके से इसका वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए और इसका प्रॉपर तरीके से 3 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ओके, एग्जांपल बता दीजिएगा जितने यहाँ पे देख पा रहे हैं सेफेक्समिन, आइसोनियाजिड, ठीक है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, मिफेनेमिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो एंटी क्या बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोसिट्राजिन, ब्लास्टीन हो गया, पायरोजेनामाइड हो गया, इसको आप शेड्यूल H1 में बता देंगे। ओके, समझ में आया? तो यही था आपका अलग अलग कैटेगरी, शेड्यूल H1 ड्रग, इमरजेंसी ड्रग, और आपका पहला क्या बताए थे हम? पहला आपका था हाई रिस्क ड्रग। क्लियर हो गया? ये तीनों क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए, इसको देखते हैं। 2 पेज भी नहीं हुआ सर, उतना काफी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना काफी, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए कैसा पूछता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ही ऐसे पूछ देगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपसे डिटेल में नहीं पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन डिटेल में आपको पता है कि ये शेड्यूल H1 ड्रग हो गया, इसको आप पढ़ेंगे लॉ एंड एथिक्स में। यहाँ पे आपसे पूछता है, आपके पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन ये है, राइट शॉर्ट नाना। जब यूट्यूब पे कराएंगे तो दिखाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ही लिखना है तीनों को कैटेगरी। या तो अगर आप और लिखना चाहते हैं, हम आपको आइडिया बता दें कि आपको लग रहा है कम है तो और लिखना चाहते हैं, हमारे हिसाब से सफिशियंट है। देखिए, और लिखना चाहते हैं तो अब एक काम करिएगा, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप पहली कैटेगरी हो जाएगा हाई रिस्क ड्रग, हाई रिस्क ड्रग। दूसरी कैटेगरी हो गया इमरजेंसी ड्रग, इमरजेंसी ड्रग। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी हो गया जो आपका शेड्यूल H1 कैटेगरी का ड्रग। उसका एक टेबल बना करके आप चाहें तो तीनों को और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आप एक टेबल बना करके तीनों को अलग अलग ड्रग के नाम लिख देंगे एग्जाम्पल में। यहाँ एग्जाम्पल लिख करके दवा के नाम लिख देंगे, नीचे टेबल भी बन जाएगा, काफी अच्छा भी काफी लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और कैटेगराइज पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कैटेगराइज करके बताए हैं हाई रिस्क ड्रग के क्या एग्जाम्पल है, इमरजेंसी ड्रग के क्या है, और शेड्यूल H1 के। जितना आपको याद है, जितने ड्रग आप याद करके लिख सकते हैं उतना ही बढ़िया है। आपको एक कैटेगरी में एक ड्रग लिखिए, ये नहीं कि आप इसी में 4 लिख दीजिए, दूसरे में दूसरा लिखिए, तीसरे में तीसरा। तो ऐसे में क्या होगा, पेज भी फिल होगा और काफी भी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी और फोकस भी आपका, हम हमेशा कहे हैं, हेडिंग पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, टेबल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस टेबल से ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं। तो इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे पूछते हैं। अब देखिए फीफो एंड फीफो। ठीक है, क्या होता है फीफो एंड फीफो, आइए देखते हैं। FIFO और FEFO तरीकों पर विस्तार से चर्चा करें। अब देखिए डिटेल पूछा है, अब डिटेल पूछा तो उसे थोड़ा सा करना पड़ेगा।
ठीक है, वहां पे शॉर्ट पूछा था, शॉर्ट में बताया, आप टेबल बना दीजिएगा यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा पता नहीं, ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सही से अरेंज नहीं किया गया है, जो भी मतलब इसको किए हैं सर। लेकिन बात करते हैं कि हम आगे ड्रग को, इसको आपको बस टेबल बना करके अच्छे से अरेंज करना है। ओके चलिए, अब यहाँ बात करते हैं फीफो और फीफो तरीकों पर विस्तार से, अच्छे तरीके से फीफो और फीफो देखते हैं क्या होता है, इसको डिटेल्स में देखते हैं। ओके चलिए चलिए, हाई रिस्क ड्रग नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से, यहाँ भैया घोष जी कह रहे हैं हाई रिस्क ड्रग नहीं समझ में आ रहा। हाई रिस्क ड्रग क्या हो रहा है? हाई रिस्क ड्रग ऐसे ड्रग होती हैं जो गलत डोज, अगर पेशेंट को गलत तरीके से गलत डोज दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क ड्रग क्या होते हैं, जिसको प्रॉपर तरीके से आप देखे होंगे, मैक्सिमम ड्रग देखे होंगे जहां पे पीछे प्रिस्क्रिप्शन के दौरान वहां पे एक रेड वो होता है, इंडिकेट होता है। ठीक है, जिसमें लिखा रहता है हाई रिस्क ड्रग, या फिर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं प्रिस्क्रिप्शन में बचने के लिए। तो स्टोरेज बिलिंग या इश्यू करते वक्त उसमें लिखा होता है, इसको अगर लॉन्ग रूट से लिया गया तो उसके बॉडी में बहुत सारे हानिकारक प्रभाव दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप देखकर लिख सकते हैं, ये सब शेड्यूल हाई रिस्क ड्रग होते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं फीफो और फीफो के बारे में चर्चा करते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं फीफो क्या है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड वेयर द ओल्डेस्ट स्टॉक फर्स्ट इन यूज इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसमें पुराना स्टॉक पहले आया और सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो पुराने स्टॉक है वो एक्सपायर ना हो सके, इसलिए उनका पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नया स्टॉक आने से पहले, ये तो सिंपल वही वाली बात होगी कि घर में मतलब जो पुराने सामान है उसको पहले यूज कर लो, फिर नए सामान को खोलो। वही है फीफो, कि पुराने जो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल में, जो भंडार में आपके दवा रखी हुई हैं, उनको पहले आप यूज कर लीजिए कि उसके एक्सपायर होना हो जाए, तो आप नए वाले को स्टॉक में रखिए। वही है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड का मतलब कि एक भंडार में जहां पे आप दवाओं को मैनेज करते हैं, जहां पे अलग अलग कैटेगरी के दवा रखे गए हैं, तो उस मेथड में वेयर द ओल्डेस्ट स्टॉक, जो पुराना स्टॉक है, फर्स्ट इन, उसे सबसे पहले यूज करिए, इज यूज फर्स्ट। ठीक है, पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड आइटम्स विद एक्सपायरेशन डेट्स, वही बात लिखा है ना, खासकर खराब होने वाली चीजों और एक्सपायरी डेट वाली चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्या लागू किया, लागू करने का तरीका क्या था? अरेंज स्टॉक विद अर्लीस्ट एक्सपायरी डेट इन फ्रॉम, सबसे पहले एक्सपायरी डेट वाले स्टॉक को आगे रखें। प्लेस न्यूली रिसीव्ड, प्लेस न्यूली रिसीव्ड स्टॉक बिहाइंड एग्जिस्टिंग स्टॉक। ठीक है, नया मिला स्टॉक मौजूदा स्टॉक के पीछे रखें। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको बना करके भी लिख सकते हैं। ओके, फीफो के बारे में कि यहाँ कह रहा जो पुराना स्टॉक है हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल में रखा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड में रखा हुआ है, उसको आप सबसे पहले यूज करिए। ठीक है, अब क्या इसमें लागू किया गया, कैसे किया गया, तो जो पुराने स्टॉक है उसको आगे रखिए, उसको जल्दी सेल करने के लिए, और जो नए स्टॉक है उसको पीछे रखिए। क्लियर? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि ऑलवेज पिक फॉर द फ्रंट ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, सामान देते समय हमेशा आगे से लें। ठीक है, रेगुलरली चेक एंड रोटेट स्टॉक, स्टॉक को नियमित रूप से चेक करें और रोटेट करें। ओके, तो इस चीज का पॉइंट रखिए कि ऑलवेज पिकअप द फ्रंट ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, सामान देते समय हमेशा आगे से चीजों को लें। जो आप सामने ड्रग रखे हैं वो आप पुराना स्टॉक रखेंगे, पीछे जो रखेंगे नया स्टॉक रखेंगे। स्टॉक को नियमित रूप से चेक करें और रोटेट करें। ओके, यही है आपका फीफो। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज इसके क्या क्या है, ये सारे हेडिंग मेंशन करिएगा। एक्सपायरी जो प्रोडक्ट होते हैं ये कम हो जाएगा, जो एक्सपायरी दवा का प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा ज्यादा एक्सपायर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज मतलब कम हो जाएंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी जल्दी आप जो एक्सपायरी दवा को बेच रहे हैं, जो एक्सपायरी दवा होने वाली है उसको आप बेच रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस वेस्ट, जो जहाँ पे हम डिस्पोजल करते हैं एक्सपायरी दवा का, वेस्ट को भी कम हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। मोस्ट मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, ओरल सॉलिड लिक्विड खासकर ये सब हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट को कम करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पक्का करता है, बर्बादी कम करता है, लागत प्रभावी, ज्यादा दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर खाने वाली ठोस और तरल दवाओं के लिए। क्लियर? चलिए, तो ये सब आप बना करके लिख दीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फीफो एफ ई एफ ओ, अभी आप क्या पढ़े थे, अभी आप पढ़े थे एफ आई एफ ओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप यही जान पाए कि जो पुरानी दवा है उसको सबसे पहले आगे रखना है, जो नई दवा है उसको पीछे रखना है, जिससे एक्सपायरी दवा को बचाया जा सके और हम जो स्टॉक को यूज कर रहे हैं वो हम कंट्रोल कर सके कि एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है।
ठीक है, क्या लागू किया गया था वही सब बताया गया है कि जो एक्सपायरी दवा है उसको आगे रखिए, जो एक्सपायर होने वाली है, और जो नई दवा पीछे रखिए। ठीक है, बाकी चीजों को आप देख लीजिएगा फायदे क्या है। अब फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, फीफो मोडिफाइड वर्जन ऑफ फीफो, मतलब फीफो का ही मोडिफाइड वर्जन है। ठीक है, फीफो का ही मोडिफाइड वर्जन है। दैट प्रियोरिटीज आइटम विद अर्लीस्ट एक्सपायरी डेट रिगार्डलेस ऑफ व्हेन दे वेर रिसीव्ड। फीफो का मॉडिफाइड वर्जन जो आइटम के मिलने के समय की परवाह किए बिना सबसे पहले एक्सपायर होने वाली तारीख वाले जो दवा है को प्राथमिकता देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दवा 1 साल बाद ही एक्सपायर हो रही है, 6 महीने बाद एक्सपायर हो रही है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा। किसमें? फीफो में। फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, नाम है ना, पहले एक्सपायर होगा तो फर्स्ट आउट, उसी सबसे पहले भी दिया जाएगा। मोर स्ट्रेंथ देन फीफो फॉर आइटम वेयर शॉर्ट सेल्फ लाइफ, कम सेल्फ लाइफ वाले आइटम के लिए फीफो से ज्यादा सख्त। ठीक है, जो बहुत सारी दवा होती है जिसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो उनको सबसे पहले फीफो में पहले उसको सेल किया जाएगा, उसके बाद जो मेन दवा है उसको सेल किया जाएगा। क्लियर? चलिए, लागू क्या किया गया, लागू कैसे किया गया? तो शॉर्ट ऑल स्टॉक बाय एक्सपायरी डेट, शॉर्ट ऑल स्टॉक बाय एक्सपायरी डेट, जो भी दवा एक्सपायर होने वाली है उसको सबसे पहले शॉर्ट किया जाए। यूज आइटम विद क्लोजेस्ट एक्सपायरी डेट फर्स्ट, use item with closest expiry date first, separate short date item for priority use, implement regular stock audit। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग आपको बताया जा रहा है कि जो सभी स्टॉक को एक्सपायरी तारीख के हिसाब से शॉर्ट करें, सबसे नजदीकी एक्सपायरी तारीख वाले आइटम का पहले इस्तेमाल करें, प्राथमिकता के आधार पर इस्तेमाल के लिए कम कम समय वाले आइटम को अलग करें, रेगुलर स्टॉक ऑडिट लागू करें। ऑडिट का मतलब जो अलग अलग लोग चेक करते हैं उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एडवांटेज में यही चीज, अभी आप इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू कैसे किया गया है, लागू करने का तरीका क्या है। अब एडवांटेज मतलब लाभ क्या है। मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। क्रिटिकल फॉर शॉर्ट डेट आइटम, ठीक है, शॉर्ट डेट आइटम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आवश्यक है फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो टेम्परेचर तापमान सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए काफी आवश्यक है। वैक्सीन, बायोलॉजिकल, अदर शॉर्ट डेट आइटम्स में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी को रोकने में सबसे ज्यादा असरदार होता है, कम समय तक चलने वाली चीजों के लिए जरूरी है, तापमान के प्रति संवेदनशील उत्पादों के लिए जरूरी है, वैक्सीन, बायोलॉजिकल्स और दूसरी कम समय तक चलने वाली चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है फीफो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो ये छोटा पॉइंट है जिसको आप अच्छे तरीके देख लीजिएगा। फीफो फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, और ये दूसरा जो फीफो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, चलिए दोनों इसी का मॉडिफाइड वर्जन आपका फीफो है। क्लियर हो पाया? चलिए बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा, डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, फीफो और फीफो का डिसएडवांटेज क्या है। यूज फीफो एंड फीफो मेथड रिक्वायर एक्यूरेट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसमें रिक्वायर चाहिए एक्यूरेट ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, मतलब फीफो और फीफो तरीकों के इस्तेमाल के लिए सटीक ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी है। ओके, इफेक्टिव यूज ऑफ फीफो एंड फीफो इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेयरहाउस या स्टोर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, मतलब फीफो और फीफो का असरदार इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब वे वेयरहाउस या स्टोर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो। ये इसके डिसएडवांटेज बता रहा है, नुकसान बता रहा है। ये तभी मुश्किल, तभी ये हो पाएगा, तभी ये मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो, सही कैटेगरी बना हो। ठीक है, आप पीछे जो देख रहे नए दर रख रहे हैं, आगे जो एक्सपायर होने वाले वो रख रहे हैं, छोटा कमरा है पूरा मिल गया, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो। ओके, ओल्डर प्रोडक्ट या एक्सपायर प्रोडक्ट दैट विल एक्सपायर्ड फर्स्ट आर प्लेड इन फ्रंट ऑफ स्लेब्स। वही बात बोले ना हम कि पुराने प्रोडक्ट या एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट है जो पहले एक्सपायर होंगे उन्हें सेल्फ के सामने रखा जाता है, तो उसके लिए पूरा तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड जगह होना चाहिए तब रखेंगे। ठीक है, सिंस यूज ऑफ फीफो एंड फीफो मेथड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन लीड्स टू प्रॉफिट ग्रोथ एंड इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि फीफो और फीफो तरीकों से इस्तेमाल से महंगाई का असर कम होता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है और टैक्स भी बढ़ता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे फीफो के, क्या ये आपको डिसएडवांटेज बताया गया था कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या बताया डिसएडवांटेज में, कि प्रॉपर तरीके से एक ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी है। दूसरा पॉइंट बताया कि असरदार इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब पूरी तरीके से इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड वहां पे सिस्टम बना हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड वहां पे जगह हो, तभी हम इसको फीफो और फीफो को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका महंगाई पर भी इसका असर पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है और टैक्स भी बढ़ता है।
ओके चलिए ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को पॉइंट से बहुत अच्छे इजी पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं और कवर करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आज का जो पॉइंट पढ़े हैं 3-4 पॉइंट पढ़े हैं, थोड़ा सा इसके लिए हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि इस पॉइंट को आप, अगर आप जो पुराने नोट्स बनाए हुए हैं उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कुछ लगा है इसे थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था एक्चुअली में। ये जो हुआ है टॉप 20 में क्वेश्चन, ठीक है, अभी है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, थोड़ा सा और बेटर करिएगा। जैसे हम पहले वाले में टेबल बताए हैं, ठीक है, H1 जो ड्रग था, ठीक है, हाई रिस्क ड्रग था, और आपका इमरजेंसी, इसके लिए पूरा टेबल बना करके करिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जो फीफो वाला था, फीफो वाला, इसमें भी ऐसे टेबल बनाइएगा, फीफो और फीफो, FIFO और FEFO, इसमें भी पूरा तरीके से टेबल बना करके आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। जब पूरा लिख लीजिएगा तो टेबल बना के थोड़ा सा कुछ पॉइंट, ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट बता दीजिएगा कि इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका क्या मतलब था, ये क्या कह रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है FEFO। तो इस तरह से आप टेबल बना के इसको भी बता दीजिएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है काफी, और काफी भी भरता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, लॉन्ग क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे और चीजें होनी चाहिए थी। तो इसको आप कर सकते हैं, एक बार खाली कुछ करना नहीं है, टेबल बना करके अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर मिक्स केवल हिंदी में राइट कर सकते हैं, नंबर नहीं आएगा। देखिए हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स लिखना है। मिक्स का मतलब क्या, मिक्स का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी में मत लिखिएगा डायरेक्ट पूरा, ठीक है, ठीक है। टेबल बना लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड हाई रिस्क ड्रग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हाई रिस्क ड्रग कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए, पैरासीटामॉल, इंसुलिन, विटामिन सी, ORS। पैरासीटामॉल, इंसुलिन, विटामिन सी, ORS किसको हाई रिस्क कैटेगरी ड्रग में रखते हैं। पैरासीटामॉल, इंसुलिन, विटामिन सी, हाई रिस्क। चलिए किसी ने बताया पैरासीटामॉल, यहाँ इंसुलिन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंसुलिन करेक्ट आंसर होगा। ओके, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी ड्रग, और हाँ इसके एग्जांपल, हाई रिस्क ड्रग के एग्जांपल एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, और अच्छे तरीके से जितने याद हो सके इजी इजी उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो टेबल बनाए थे ना, टेबल में बना करके ढेर सारे एग्जांपल लिख दीजिएगा, जो आपको आसानी से याद हो जाए। इमरजेंसी ड्रग आर मेनली यूज फॉर, इमरजेंसी ड्रग मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, लंबे समय उपचार के लिए, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए, लाइफ सेविंग सिचुएशन, लाइफ सेविंग सिचुएशन खासकर एक्सीडेंट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, या कुछ अलग तरह के दुर्घटनाएं हो गई ऐसे में, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से यूज करते हैं। तो इमरजेंसी ड्रग को यूज किया जाता है लाइफ सेविंग सिचुएशन में, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, शेड्यूल H1 ड्रग मस्ट बी सोल्ड। शेड्यूल H1 के ड्रग को बेच सकते क्या, शेड्यूल H1 ड्रग मस्ट बी सोल्ड, जब इसे बेचा जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, या ओनली एंड प्रिस्क्रिप्शन विद रिकॉर्ड मेंटेनेंस, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के साथ रिकॉर्ड भी मेंटेनेंस हो, या इन ग्रोसरी स्टोर पे हम बेच सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे, या कोई इसमें विदाउट लेबल वार्निंग के इसको दे सकते हैं। तो शेड्यूल H1 के जो ड्रग होते हैं मस्ट बी सोल्ड, इसे बेचना चाहिए ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, से प्रिस्क्रिप्शन पे विथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, फीफो स्टैंड फॉर, FIFO, फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फाइनल आउट, फाइनल इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट। फीफो का क्या मतलब है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फाइनल आउट, फाइनल इन फाइनल आउट, फास्ट इन फास्ट आउट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा गया, ये PYQ में आया भी गया है, ठीक है। चलिए, फीफो का क्या मतलब है, फीफो मेथड क्या है, मतलब नहीं, यहाँ पे स्टैंड मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, जब भी स्टैंड आए तो समझिए फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ मेथड पूछ रहा है कि फीफो का मेथड का मतलब क्या है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, फास्ट एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर, फाइनल एक्सपायरी फर्स्ट फाइनल ऑर्डर। बताइए फीफो का मेथड क्या है, क्या मेथड है, क्या प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, फास्ट एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर। चलिए बहुत अच्छा, पहला ही राइट आंसर है, पहला जो एक्सपायर हो रहा है सबसे पहले उसी को बाहर करना है। ओके, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक था, थोड़ा सा आप इसको अपने मन से, जो यहाँ पे नहीं है आपसे कहें टेबल वाला, उसको जरूर कर लीजिएगा। तीनों कैटेगराइज वाला था आज, शेड्यूल H1 के ड्रग था, इमरजेंसी ड्रग था, ओके, उसको जरूर देखिएगा अच्छे तरीके से। हाई रिस्क ड्रग था, उसका टेबल, फीफो और फीफो, इसका भी टेबल पूरे अच्छे तरीके से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
और बना करके अगर पॉसिबल होगा तो हमें कोई ना कोई एक सेंड करेगा इंस्टाग्राम पे, हम जैसा होगा फ्री टाइम पे देखेंगे कि आप एक्चुअली बनाए कैसा है, उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, कोई अच्छे से बनाकर दिखाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिएगा, तो आप जरूर टेबल हमें सेंड करिएगा, इंपॉर्टेंट सेंड करके हमारे इंस्टाग्राम पे आदिश्री.official, कोई भी सेंड करेगा जो अच्छे से बनाया हो, हम यहाँ रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि मतलब कैसा कैसा बनेगा, बाकी सबको हेल्प मिल जाएगा उससे, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, फर्स्ट ईयर की भी क्लास है, वरना हम ही इसको अच्छे तरीके से बना के बताते हैं। ठीक है, चलिएगा, ओके, फिर थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट हो, कुछ एग्जाम्पल वगैरह उसके हैं, उसको आप नेट पे सर्च करके और इजी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है।